जय हिंद। पिछले 2 वीडियो हमने अविनियो पार्ट के लेखक परिचय और इसके ऑब्जेक्टिव पोर्शन को डिस्कस कर लिया है। आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप दोनों वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं और जिनके पूछे जाने की संभावनाएं सबसे अधिक है। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि हर वर्ष अविनियो में कब और कैसा समारोह हुआ करता है। तो इसका उत्तर होगा कि हर वर्ष अविनियो में गर्मियों में फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हुआ करता है। यह क्वेश्चन 2014 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ला सतलुज को मौन का स्थापत्य क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर होगा कि विल्नव ला अविनियो में फ्रेंच शासकों द्वारा बनवाए गए किले में कार्थूसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ बना, ला सतलुज। देखिए, जो विल्नव ला अविनियो नाम का गांव था रोन नदी के दूसरी ओर, उस गांव में फ्रेंच शासकों द्वारा एक किला बनवाया गया था और उसी किले में कार्थूसियन संप्रदाय ने एक ईसाई मठ बनवाया जिसका नाम उन्होंने ला सतलुज रखा। कार्थूसियन संप्रदाय मौन में विश्वास करता है, सो सारा स्थापत्य एक तरह से मौन का ही स्थापत्य था। देखिए, जो कार्थूसियन संप्रदाय है वह मौन में विश्वास करता था, इसलिए जो पूरा स्थापना हुआ उस ला सतलुज का वो मौन के माहौल में ही हुआ, इसलिए ला सतलुज को मौन का स्थापत्य कहा जाता है। यह क्वेश्चन 2018 कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया है। ये देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि अविनियो क्या है और वह कहाँ अवस्थित है। तो इसका उत्तर होगा कि अविनियो मध्ययुगीन ईसाई मठ है, यह दक्षिणी फ्रांस में रोन नदी के किनारे अवस्थित है। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है। तो इसका उत्तर होगा कि नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को लगता है कि जल स्थिर है और तट ही बह रहा है। उन्हें अनुभव हो रहा है कि वे नदी के साथ बह रहे हैं। नदी के पास रहने से लगता है कि स्वयं नदी हो गए हैं, स्वयं में नदी की झलक देखते हैं। देखिए, जब नदी के तट पर लेखक अशोक वाजपेयी बैठते हैं तो ये सारी घटनाएं फील करते हैं अपने अंदर। देखिए हमारा पांचवा क्वेश्चन है, अविनियो पाठ के लेखक को नदी तट पर किसकी याद आती है और क्यों। तो इसका उत्तर होगा कि नदी तट पर लेखक को विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता याद आती है, क्योंकि लेखक नदी तट पर बैठकर अनुभव करते हैं कि वे स्वयं नदी हो गए हैं। इस बात की पुष्टि करते हुए शुक्ल जी ने नदी चेहरा लोगों से मिलने जाने की बात कहते हैं। देखिए, नदी तट पर किसकी याद आती है, तो विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता है नदी चेहरे लोगों की, उसी की याद आती है। यह क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है। देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन है कि लेखक अविनियो क्या साथ लेकर गए थे और वहाँ कितने दिनों तक रहे, लेखक की उपलब्धियाँ क्या रहीं। तो इसका उत्तर होगा कि लेखक अविनियो में अपने साथ हिंदी का टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें और कुछ संगीत के टेप्स ही ले गए थे। वे अविनियो में 19 दिनों तक रहे। लेखक की उपलब्धि यही रही कि उन्होंने 19 दिनों में 35 कविताएं और 27 गद्य रचनाएं लिखी। यह हमारा छठा क्वेश्चन का आंसर था। सातवां क्वेश्चन देखिए, और सातवां क्वेश्चन है कि मनुष्य जीवन से पत्थर की क्या समानता और विषमता है। तो इसका उत्तर होगा कि मानवीय जीवन में सुख और दुख के समय व्यतीत होते हैं। मानवीय जीवन में दुख और सुख के समय व्यतीत होते हैं, अर्थात मानव का जो जीवन है उसमें दुख भी रहता है और सुख भी रहता है। जीवन परिवर्तनशील पथ पर अग्रसर होता है। मानव उतार चढ़ाव देखता है। पत्थर भी मानव की तरह परिवर्तनशील समय का सामना करता है। पत्थर भी शीत और ताप दोनों का सानिध्य पाता है। मानव अपनी प्राचीन गाथा को गाता है। पत्थर की प्राचीनता को अपने से सहेजे रखता है। मानव अपनी भावनाओं को प्रकट करता है परंतु पत्थर मूक रहता है। यह उसमें विषमता क्या है, तो मानव अपनी भावनाओं को प्रकट करता है और पत्थर मूक रहता है। ये उनकी विषमताएं है और ये इनकी समानता है। आठवां क्वेश्चन देखिए, हमारा आठवां क्वेश्चन है कि ला सतलुज क्या है और वह कहाँ स्थित है, आजकल उसका क्या उपयोग होता है। तो इसका उत्तर होगा कि ला सतलुज कार्थूसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ है और यह अविनियो में स्थित है। आजकल इसका उपयोग रंगमंच और लेखक से जुड़े लोग रचनात्मक काम करने के लिए करते हैं। देखिए, जो ला सतलुज है वह क्या है, तो वह एक कार्थूसियन समुदाय का ईसाई मठ है और कहाँ स्थित है, तो अविनियो में स्थित है। और आजकल इसका क्या उपयोग हो रहा है, तो आजकल जो दूसरे देश से या फिर उसी देश के लोग जो रंगमंच से जुड़े हैं, जो लेखक से जुड़े हैं, जो लेखन से जुड़े हैं, रंगमंच से जुड़े हैं, वो लोग जाते हैं और वहाँ एकांत में रचनात्मक कार्य करते हैं। प्रतीक्षा करते हैं पत्थर शीर्षक कविता से क्या शिक्षा मिलती है। तो इसका उत्तर होगा कि प्रतीक्षा करते हैं पत्थर शीर्षक कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने लक्ष्य के प्रति मौन रहकर कर्म करना चाहिए और किसी भी प्रकार की विपदा से भयभीत नहीं होना चाहिए। देखिए, जो हमारा अविनियो चैप्टर है उसमें प्रतीक्षा करते हैं पत्थर करके एक कविता दिया गया है और उस कविता का मूल भाव यही होता है कि हमें अपने लक्ष्य के प्रति मौन रहकर कर्म करना चाहिए और किसी भी प्रकार की विपदा से भय नहीं होना चाहिए, हमें सफलता अवश्य मिलेगी। तो यही हमें शिक्षा मिलती है उस कविता से। नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाता है। तो इसका उत्तर होगा कि नदी और कविता में लेखक समानता बताते हुए कहते हैं कि जिस तरह कई जगहों से जल आकर नदी में मिल जाते हैं, ठीक उसी तरह कई जगहों से शब्द आकर कविता में मिल जाते हैं। जिस तरह नदी का कोई अंत नहीं है उसी तरह कविता का कोई भी अंत नहीं है। जिस तरह नदी में लोग बह जाते हैं उसी तरह कविता को पढ़कर भी लोग उसी में खो जाते हैं। जैसे हमारे चेहरे पर नदी की आभा आती है वैसे ही हमारे चेहरे पर कविता की चमक, निरंतरता नदी और कविता दोनों में हमारी
नश्वरता का अनंत से अभिषेक करती है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाते हैं, तो नदी और इस कविता में लेखक समानता पाते हैं कि नदी में जिस प्रकार जहाँ तहाँ से जल आकर भरता है, ठीक उसी प्रकार कविता में भी आकर शब्द भरता है। नदी का जिस प्रकार कोई अंत नहीं है, उसी प्रकार कविता का भी कोई अंत नहीं है। जिस प्रकार हम लोग नदी में बह जाते हैं, अर्थात नदी का जब हम आनंद लेते हैं तो हम उसी में खो जाते हैं, उसी प्रकार कविता को भी पढ़कर हमारे चेहरे पर एक विशेष प्रकार की आभा आती है। तो यही समानता लेखक बता रहे हैं। इस प्रकार इस चैप्टर का अभिनव का हमने सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और सारांश भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम मछली जो कहानी है इसके लेखक परिचय और सारांश को डिस्कस करेंगे, जिसे देखने के लिए आपका हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मछली चैप्टर के लेखक परिचय और सारांश के साथ। धन्यवाद।